तो हम जानते हैं कि कुल मिला के हम लोगों को 7 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो फर्स्ट पेपर हमारा हो जाता है यहाँ पे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। क्या है हमारा पहला पेपर? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 50 नंबर का आपका हो जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा पेपर है वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि यह भी 50 नंबर का आपका हो जाता है। इसके बाद तीसरा पेपर आता है हमारा जो कि विज्ञान का होता है, यानी साइंस का है, वह भी 25 नंबर का है। इसी प्रकार से चौथा हो जाता है गणित, जो कि 25 नंबर का प्रश्न यह भी आता है। इसी प्रकार से पांचवें पेपर की अगर बात करते हैं हम लोग तो सामाजिक विज्ञान है। यह फर्स्ट पेपर जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दिए थे तो वह भी 50 नंबर का था, यह भी 50 नंबर का यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हिंदी की बात करते हैं तो यह भी 25 ही नंबर का होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश का भी आपको 25 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे सिलेबस रहने वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें समझना क्या है, बड़ी बात यह है हम यहाँ पे गणित के यानी कि चौथे पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डेली आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझ में आएगा। आइए देखते हैं गणित। इसमें हम समझेंगे क्या, आपको एकदम मतलब कठिन तो तनिक भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कठिनाई का एकदम पता ही नहीं चलेगा। आप मस्त तरीके से जो है अपनी एंजॉय करते हुए क्लास को करिएगा, कठिनाई आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग इजी से चलेंगे और मस्त तरीके से पढ़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लगातार बने रहते हैं तो गारंटी कहते हैं आपको कि आपकी इसमें 25 नंबर आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं 25 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में। पूरे यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले इकाई की बात करते हैं तो पहले इकाई में क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा व मासा ज्ञात करना होता है। हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है 2 अंकों की, 2 अंकों तक की हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। आज है इसे यानी कि सेकंड सेमेस्टर में हमको क्या है 3 अंकों की लासा मासा आएगी, यानी कि HCF LCM आनी है, ठीक है। तो कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से, ठीक है। मतलब जहाँ तक उसमें पढ़े हैं उसके आगे की चर्चा करते हैं। ये हो गई इकाई फर्स्ट। इकाई 2 में क्या है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब रहता है, कोष्ठकों का सरलीकरण रहेगी, है ना। जबकि तीसरी इकाई की अगर बात करें तो इसमें प्राकृतिक पूर्णांक परमेय संख्याओं की जो है अवधारणा रहेगी, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या क्या, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं अगर, तो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, इसके प्रगुण क्या हैं तो इसकी चर्चा करेंगे। पांचवा इकाई क्या हो जाता है हम लोगों ने, पांचवा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूर्णांक तथा प्रत्येक परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक यानी कि योगात्मक, गुणात्मक, इन सब की चर्चा होगी। उसके बाद छठा चैप्टर हो जाएगा हमारा समीकरण तथा सरसंख्या का अर्थ। समीकरण मतलब समझ रहे हैं, जैसे AX प्लस BY प्लस Z, इस टाइप में कुछ समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं अगर 7वें चैप्टर की, तो इसमें पढ़ना है हम लोगों को रेखीय समीकरण, यानी कि एक चर में। ध्यान रहे रेखीय समीकरण कितने चर का पढ़ना है, तो एक चर का। इसका हल पढ़ेंगे, आधारित प्रश्न जो भी रहेगा इससे रिलेटेड उसकी चर्चा करेंगे। 8वां हो जाता है व्यंजक का गुणनफल तथा सरसंख्याएँ, ठीक है। उसके बाद 9वां चैप्टर है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की जो है संकल्पना इकाई, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात आती है त्रिभुज, आयतन और क्षेत्रफल। पढ़े होंगे आप, ये समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी के साथ हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। आगे 11वां चैप्टर की बात करते हैं तो आवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता तथा बंटन, आंकड़ों की आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्षण निकालना। उसके बाद सर्वांग जो है नियम पढ़ना है, यहाँ पे समरूपता और सर्वांग समता। आप सर्वांग समता पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है, और समरूपता पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। वही यहाँ पे भी है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। त्रिभुज के संदर्भ में कुछ वही नियम आएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। आइए देखते हैं आज के विशेष जो गणित के टॉपिक हैं, यानी कि पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। यह मात्र आपको लगातार बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं
3 अंकों का क्या है, तो 3 अंकों का क्या एचसीएफ और एलसीएम। हमें पहले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो इसमें क्या पढ़ना हम लोगों का, 3 अंकों का एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलसीएम इसका मतलब क्या है। एल का मतलब होता है लीस्ट, जबकि सी का अर्थ होता है कॉमन, एम का अर्थ होता है मल्टीपल। बात इतनी समझ में आ रही है। एल का मतलब क्या हो गया, लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, यल लीस्ट माने क्या होता है, सबसे छोटा या फिर लघुत्तम, जबकि सी का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ या फिर समान। इसी प्रकार से मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो मल्टीपल माने गुणज भी होता है, पहाड़ा भी होता है और अपवर्त भी होता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो क्या ज्ञात करना है हमें, लघुत्तम समाप वर्त ज्ञात करना होता है। एलसीएम को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, लघुत्तम समाप वर्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें स्पष्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अपवर्त यानी कि गुणज, पहाड़ा या मल्टीपल क्या होता है। अगर हम 2 के अपवर्त की बात करें तो 2 के अपवर्त का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डट डट डट, ये क्या है, 2 के अपवर्त कहलाएंगे। इसी प्रकार से 4 के अपवर्त की अगर बात करें तो 4 हो जाएगा, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, 28 हो गया, ये सब क्या है, 4 के अपवर्त हैं। अगर आपसे कहा जाए 9 का अपवर्त बताइए, इसका मतलब 9, 18, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया, ये सब क्या है, तो 9 के गुणज या फिर अपवर्त या फिर पहाड़ा या फिर मल्टीपल। ठीक है, नोट करके यहीं से आप चाहे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर फर्स्ट है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं होता है। किसी भी संख्या का छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, वह संख्या स्वयं होता है। कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर पूछा जाता है आपसे कि इसका सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो वह संख्या स्वयं होगा। अच्छा, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है, तो अनंत हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कहा गया है यहाँ पे 2 का अपवर्त है, सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जबकि बड़ा क्या हो जाएगा, तो पता नहीं कितना होगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का अपवर्त क्या हो जाएगा, तो वह संख्या स्वयं हो जाएगी, छोटा अपवर्त, जबकि बड़ा अपवर्त क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 का सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, बड़ा क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 9 का सबसे बड़ा अपवर्त क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 12 के क्या हो जाएगा सबसे बड़ा अपवर्त, अनंत हो जाएगा। 45 का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन यही पूछा जाएगा 9 का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो 9 होगा। 12 का 12 हो जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, अब बात करते हैं एचसीएफ की। क्या बात करते हैं, एचसीएफ की। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर। अच्छा, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा या फिर महत्तम। क्या होता है, सबसे बड़ा या फिर महत्तम। इसी प्रकार से सी का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है या फिर समान होता है। जबकि फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, भाजक होता है, अपवर्तक होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे एचसीएफ को सर, तो महत्तम समाप वर्तक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, महत्तम समाप वर्तक। नोट्स बनाते चलिए, यहीं से बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आइए यहाँ आप समझते हैं कि आखिर दे दिया जाएगा कि क्या, एग्जाम में समझिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 5/245 का अपवर्तक है या नहीं। एग्जाम में पूछ लिया कि 245 का अपवर्तक 5 है या नहीं है, तो कैसे इसको चेक करेंगे, अगर भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तब वह अपवर्तक कहलाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह अपवर्तक नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 5/245 का अपवर्तक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो क्या करें, 5 से 245 भाग देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना। तो बचे कितने, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ से उतारेंगे कितना, 5, तो हो गया कितना, 45, 5 9 45, यानी कि विभाजित हो जा रहा है पूर्णतः। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ 5/245 का अपवर्तक है। इसी प्रकार से 3 क्या 6 का अपवर्तक है,
तो 3 से भाग दे देंगे तो पूर्णतः विभाजित जो हो रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 6 का अपवर्तक है। अगर शेष आपका 0 बचता है तो यह अपवर्तक कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब अपवर्तक नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए यहीं पे कहा गया क्या 8 20 का अपवर्तक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 तो आ रहा है, लेकिन ये किस में गया, हमारा भाग देने पर दशमलव में चला गया। इसका मतलब यह अपवर्तक नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 से जब 25 में भाग दिया गया, 3 8 24, 1 बच गया है। चाहते हम इसको दशमलव लेके चले जाते, लेकिन नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव भी नहीं आना चाहिए। दशमलव लेके नहीं जाना है आपको, मतलब नॉर्मल ले जाना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यह अपवर्तक कहलाएगा, अगर नहीं बचता है तो यह अपवर्तक नहीं कहलाएगा। या फिर गुणनखंड ही पूछ ले, अपवर्तक पूछ ले, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पूछते हैं 16 का गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि जो 16 है वह कौन कौन सी संख्याओं से कट सकता है। तो 1 से कट जाएगा, 2 से, 4 से, 8 से और खुद से। ठीक है, सर्वनिष्ठ क्या है, सर्वनिष्ठ या किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, वह क्या होगा, 1 होगा। पूछा जाएगा किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 1 होगा। कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, सबसे छोटा गुणनखंड क्या हो जाता है, वह स्वयं हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए यहाँ पे 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाए सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, तो वह स्वयं हो जाएगा। जबकि छोटा गुणनखंड अगर पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, चलते हैं। 80 12 का पूछा गया तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से। अच्छा, 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो स्वयं 12 हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पूछा जाए चाहे 12 का पूछ ले, 15 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, 2000 का पूछ ले, 40,000 जो है 46 का पूछ ले, या फिर 50,000 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, अगर पूछा जाए सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, तो 1 हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखें 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, मतलब ये 36 जो है वह किन किन संख्याओं से कट सकती है। तो यहाँ देखिए 1 से कट रहा था, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अच्छा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वह संख्या स्वयं हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 का सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुणनखंड अगर पूछता है कौन कौन से होंगे, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो कि अगर आपसे कहा जाए कि 4000 का गुणनखंड है, तो सीधी सी बात समझना, कितनी बार 0 है, 3 बार। तो 3 बार 2 लिख दिए और 3 ही बार 5 लिख दीजिएगा। बचा क्या आपका, 4। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि इतना आप आराम से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 10 का गुणनखंड पूछे तो क्या कहेंगे, 1 बार 0 है तो 1 बार 2 और 1 बार 5। ठीक है, 100 का पूछ ले तो कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 बार 2 लिखिएगा, 2 बार 5 लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे समझते हैं विभाजिता का नियम। क्या, विभाज्यता का नियम। समझ रहे हैं आप, बोरिंग हो रहे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से वहाँ भागेंगे तो फिर भागते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। ठीक है, इसलिए मन लगा के एकदम ध्यान से पढ़ लो, फालतू टहलो मत। 1 का नियम क्या है, 1 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है और भाजक है। 2 का नियम अगर बात करते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। यही विभाजिता का नियम है। यदि कोई संख्या का इकाई अंक जो है 2 आवे, 4 आवे, 0 आवे, 6 आवे, 8 आवे, तो वह 2 से विभाजित होगा। नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए चलिए इस बात को। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए, इनमें से कोई भी आता है तो वह 2 से विभाजित होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो वह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 6 3 7, क्या इकाई अंक है, सम संख्या है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ आप देखें कुछ भी दे दे, जैसे दिया है यहाँ पे 5 11 38, क्या यह 8 आ रहा है, हाँ सही है, ये होगा। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग इस वाले में तो 5 आ रहा है, यह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें 9 आ रहा है लास्ट में, यह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से
इसकी बात करें तो लास्ट में कितना आ रहा है, क्या अंक पे 2 आ रहा है, तो यह होगा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं इसमें तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो यह भी होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आखिर ये इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ना, ये सब क्या कहलाती हैं, सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना ये है कि विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, 3 के विभाजिता के नियम को समझते हैं। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यानी कि होती है, तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। बात समझिए, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो उस संख्याओं का योग भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे 18 है, 18 पूछा जाए 3 से विभाजित होगा, तो इसको प्लस करिए, 8 1 9, 9 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। इसका मतलब क्या है ये कि अगर 18 को 3 से भाग दे रहे हैं तो उनका योग भी 3 से विभाजित होगा। इसके आगे बात करते हैं अगर दूसरे नियम की, अथवा यदि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर कुछ शेष बचता है तो उनके योग देने पर भी शेष बचेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 से विभाजित का नियम पूछता है तो ऐड करके देख लीजिएगा, अगर ऐड करने पर जो भी संख्या आती है वह भी अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वह 3 से विभाजिता कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे पूछा जाए 331 क्या 3 से विभाजित होगा, 531 क्या 3 से विभाजित होगा, तो भाग दिए हम लोग तो कितना आया, 0 आया। चाहे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इस बात को, तीनों को ऐड कर देते तो 5 3 8, 8 1 9, 9 क्या 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या 3 से विभाजित होगा, यस बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से देखा गया 74 63 को अगर 3 से विभाजित किया हमने, लास्ट में 2 शेष बचा है, इसको ऐड करके देखेंगे, मतलब ये विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट करना है आपको, ऐड करेंगे सभी को तो आ जाएगा 20, तो 20 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसमें 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आप बताएंगे। यहाँ पे देखें, अगर दिया जाए यहाँ पे 4621 क्या 3 से मतलब 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो पहले ऐड करेंगे तो 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, क्या 13 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो क्या 3 से विभाजित का नियम में आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से दूसरे की बात करें तो 5784 ऐड किए हम लोग, 24 आया, विभाजित होगा। इसी प्रकार से 492 यह भी ऐड किए तो 15 आया, 3 से विभाजित होगा। फिर 571 है, यह भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 7 5 12 1 13, मतलब 13 आ रहा है या 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार 2 1 3 और 6 6 3 9, 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से इसको देखा गया 12 यह भी होगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से ऐड करके देख